Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.23. पहले हम इस क्वेश्चन को इसका एक ओवरव्यू लेंगे। हल्का सा ये प्रिंट में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल स्लो ताकि आपको अच्छी तरह से अमाउंट्स का पता चल रहा हो। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि वी आर सॉल्विंग इट इन द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में और बाकी सारे पिछले क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस? नॉर्मली ऑल क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक फॉर्मेट। परफॉर्मा के अंदर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 5.13 आप देख रहे हैं, तो वी हैड यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5.13 विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट थी, फैक्ट्री कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी। हम क्या किया करते थे, यहाँ पर हम जो बुक में वैल्यूज़ थी वो गिवन थी, उनके मुताबिक हम सॉल्व करते थे। और ये हेल्पिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करते थे, और उनके ज़रिए कोई अमाउंट्स अगर मिसिंग हैं तो उनको कैलकुलेट करते थे। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे रेलेवेंट अमाउंट हमने इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए कैलकुलेट की। ओके, और लेकिन when I'm going to solve question number 5.23, I will not use that particular in specific formula. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत क्वेश्चन है, जिसके ज़रिए मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की कि हम अपनी मेंटल एटीट्यूड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपको ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन ना मिले तो अनट्रेडिशनल क्वेश्चंस हमेशा आपकी स्किल को ज़्यादा अच्छा डेवलप करते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव फॉर दिस क्वेश्चन, और आप कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ा करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बाज़ औक़ात आप उनको लीव आउट कर देते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे के साथ क्वेश्चंस नहीं होते। ये ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको परफॉर्मा दिखाया, सारे क्वेश्चंस जो हैं दोज वर सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मा, तो वो ट्रेडिशनल हो गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5.23 विल नॉट बी सॉल्व थ्रू अ परफॉर्मा। इसके लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है, फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो ऑलरेडी आपकी सेंसेस के अंदर हैं, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके हुए हैं, और उन फार्मूलाज के ज़रिए आपने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। ओके, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आप को एक्चुअली क्या करना है, मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक छोटा थीम आपको बता देता हूँ। एक इंडस्ट्री थी और वो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही थी, यानी कि कुछ प्रॉफिट कमा रही थी। आप ग्रॉस प्रॉफिट समझें या नेट प्रॉफिट समझें, लेकिन एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है। उसको इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट कमा रही थी, लेट्स से वो 1 लाख रुपीज़ है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपीज़ है। और लेकिन अब ड्यू टू एनी रीज़न कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। जो उसकी कॉस्ट है वो बजाय 10 रुपीज़ के होने के वो कॉस्ट बढ़ गई 12 पे, 15 पे, 20 पे चली गई कॉस्ट। अब ऑब्वियसली जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट होता है। यानी जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी आपका प्रॉफिट कम होगा। इट्स वेरी कॉमन सेंस। आप 10 रुपीज़ की कोई कमोडिटी को सेल करते हैं 12 रुपीज़ पर। यहाँ वैसे ही मैं लिख देता हूँ, अगर आप किसी कमोडिटी को सेल करते हैं फॉर ₹12, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो 10 है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा ये आपको पता है कि सेल में से अगर कॉस्ट लेस करें तो आपके पास प्रॉफिट आता है, एंड दैट प्रॉफिट वुड बी कंसिडर्ड एज 2। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी सेल प्राइस 12 है और आप उसको उस पर जो आने वाली कॉस्ट है दैट कॉस्ट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11। यहाँ पर देखें आपकी कॉस्ट 10 थी तो प्रॉफिट 2 हो रहा था। अब आपकी कॉस्ट 11 हो गई तो प्रॉफिट कितना होगा? जस्ट 1। यही एक मेन थीम है जिसको मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है? हमेशा प्रॉफिट कम हो जाता है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थीम। इससे आपकी मेंटल वैल्यूज़ बढ़ेंगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और सोचना क्या है आपको
अगर आपका प्रॉफिट 2 से 1 पे आ गया, लेकिन आप कहें कि मुझे 2 रुपीज़ ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आपको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे लेट्स से कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब जितना भी कोशिश करें वो 10 पे वापस नहीं आएंगी, क्योंकि कॉस्ट कम करना आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, जो सेल प्राइस है वो मार्केट में प्रिवेल करती है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते। कम करेंगे तो क्या होगा? लेट्स से आप कहते हैं कि आई कैन इंक्रीज़ माई सेल प्राइस और आई कैन डिक्रीज़ माई सेल प्राइस। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें आप स्टेप लेते हैं कि आप अपनी सेल प्राइस को बढ़ा देते हैं फ्रॉम 12 रुपीज़ टू, आप कहते हैं कि मैं इसको 13 रुपीज़ कर देता हूँ, और 11 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आएगी, तो मुझे 2 रुपीज़ दोबारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप कर सकते हैं ऐसे, और ये भी कर सकते हैं कि अपनी सेल प्राइस को डाउन कर दें। लेकिन क्या होगा मार्केट के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी प्रोडक्ट 12 से 13 पे जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, तो आपको ये भी पता है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने का दूसरा मतलब फिर दोबारा से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स ही नहीं बिकेंगे। अब अगर आप प्राइस कम करेंगे तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा कि लोगों की जो डिमांड तो शायद कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपकी प्राइस कम करने से आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाएगा। लेट्स से आप यहाँ पे प्राइस को 12 की बजाय 11 करते हैं, तो प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए प्राइस को अगर आप चेंज करते हैं तो समटाइम इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईदर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आप ज़रा कोई और सोल्यूशन सोचें कि आपने ना तो सेल प्राइस को छेड़ना है और ना आपने कॉस्ट प्राइस को छेड़ना है, सेम, लेकिन प्रॉफिट आपको 2 रुपीज़ ही चाहिए। अब ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज है कि आप क्या स्टेप टेक ओवर करेंगे कि सेल प्राइस भी चेंज नहीं करनी, कॉस्ट प्राइस भी चेंज नहीं करनी, और प्रॉफिट उतने का उतना लेना है। फॉर दैट पर्पज़ देर इज़ ओनली वन सोल्यूशन कि आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दें। यानी कि पहले आप फ़र्ज़ करें एक यूनिट 12 का बेचते थे, 11 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आ रही थी, 1 रुपी प्रॉफिट। तो आप मेहनत करें और इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर 8 आवर्स जस्ट वर्क फॉर 16 आवर्स, और 2 यूनिट बनाना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, दूसरा यूनिट भी 12 रुपीज़ में बिकेगा, उसकी कॉस्ट भी 11 आएगी, और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट 1 रुपी होगा। और फिर ये एक प्रोडक्ट से 1 और दूसरी प्रोडक्ट से 1 मिलकर आपको दोबारा 2 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि अगर प्राइसेस को हम चेंज ना करें, इफ़ वी आर नॉट विलिंग टू चेंज द प्राइसेस इधर सेल और कॉस्ट, सेल प्राइस सेम, cost price same, and you want to increase your profit, then what you will do, you will increase your number of units to be sold out। ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा यूनिट्स को सेल करें, चाहे उनकी कॉस्ट सेम रही होगी, तो आप उन ज़्यादा यूनिट्स बेच कर भी अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ सेकंड थीम ऑफ आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताएगा कि अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है और आप चाहते हैं कि आप सेम ग्रॉस प्रॉफिट कमाएं, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे फ़र्क पड़ेगा। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब ज़रा ये स्टेटमेंट पढ़ें। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो 2400 यूनिट्स बिके हैं इस साल। ओके, तो 2400 यूनिट्स बेच कर उसकी प्राइस है 600 पर यूनिट। ये दूसरी चीज़ आप गौर कर लें कि उसने 600 पर यूनिट उसको सेल आउट किया है और अर्नड अ जीपी ऑफ 50% CGS। ये बड़ी अच्छी बात है, इससे हम अपना बहुत अच्छा एक मेंटल एक्सरसाइज, ब्रेनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब पहला काम हमने ये करना है कि जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है, और इसकी रीज़न क्या है, ये रिक्वायरमेंट आप पढ़ें। वो चाह क्या रहा है, सेम जीपी चाह रहा है, चाहे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, वो चाहता है कि उसको सेम जीपी मिले। यहाँ से आप पढ़ें, सेम ग्रॉस प्रॉफिट एज द कंपनी वाज अर्निंग इन प्रीवियस ईयर्स। तो अगर वो सेम जीपी चाहता है तो फिर उसको अपने यूनिट्स में फ़र्क डालना है, और इसलिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देखें तो सही कि ग्रॉस प्रॉफिट है कितना। और उसके लिए जैसे मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि सेल में से कॉस्ट लेस करें तो प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या किया कि ग्रॉस
प्रॉफिट ये कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स में से किसे लेस करें, सेल्स में से अगर आप CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए देखते जाएं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है जब सेल्स में से CGS को लेस करें। अब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर 2400 यूनिट सेल की हैं और हर यूनिट की प्राइस 600 है। ये लाइन ऊपर चेक करें, 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 600, और वो क्या किया है, आपने सेल किया 2400 यूनिट्स को 600 के रेट से। इसका मतलब आपको सेल प्राइस पता चल गई। अब यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट या हम लिख देते हैं GP, वो किसको इक्वलाइज कर रहा है, सेल को। और सेल का मतलब क्या कि हर साल या पिछले साल उसने 2400 यूनिट सेल आउट किए और हर यूनिट जो है वो 600 रुपीज़ का सेल कर रहा है। ये आपकी सेल प्राइस आ गई। इसमें से आपने कॉस्ट लेस करनी है और उसके लिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि आपने अर्न किया है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं और वो कितना है। उसके लिए आपको ये लाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50% ऑफ CGS है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50% ऑफ CGS। आप क्वेश्चन में वापस आएँ, यहाँ पर आपको ये तो नहीं पता कि कॉस्ट कितनी है, लेकिन आपको ये पता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो 50% ऑफ CGS है। अब चूँकि आपको CGS खुद ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट या CGS आप पुट कर दें। अब GP के लिए वो क्या कह रहा है, वही बात जो मैंने अंडरलाइन की और 2 दफ़ा आपको बताई है कि ग्रॉस प्रॉफिट उसका 50% ऑफ CGS है। ये लाइन आप पढ़ें, ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑफ CGS। तो मैं अब अगले स्टेप में इस ग्रॉस प्रॉफिट जो इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाई 100 और 50 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब होता है 0.5 ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपका GP है। आगे आपने 2400 और वो अमाउंट वो वैसे की वैसे लिखनी है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 600, ये एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद माइनस करना है CGS को। यूँ आपकी स्टेटमेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड कर रही है। अब यहाँ चेक करें कि जो CGS है ये इस साइड पे क्या हो रहा है, ये साइन चेक करें, CGS इस साइड पर माइनस हो रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं उसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाने लगा हूँ। वहाँ ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है 0.5 CGS, और फिर जो उस साइड पे माइनस हो रहा है CGS उसको मैं इधर लाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा CGS, और फिर इज इक्वल टू, और इस साइड पे जो अमाउंट है वो अब हम कैलकुलेट कर ही लें। पहले क्या करना है, हमने 2400 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम पहले कर लें ताकि बार बार 2 रकमें ना लिखनी पड़े। 2400 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 144 टेट्रा ज़ीरो। इसके सामने यही वाली अमाउंट आप पोस्ट कर दें 144 और टेट्रा ज़ीरो। ऑलराइट, इसको हम कुछ देर के लिए आप रेस कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, अब आप गौर करें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, 0.5 CGS प्लस CGS, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। और चूंकि आपको ये पता है कि इस CGS के साथ कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो आप समझें इसके साथ 1 CGS है, आप 1 लगा दें। अब आप गौर करें कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 CGS प्लस 1 CGS, ये कितना हो जाएगा 1.5 CGS, जो कि इक्वल कर रहा है 144 और टेट्रा ज़ीरो। आपको स्टेटमेंट समझ आ रही होगी, हम स्टेप बाय स्टेप चलकर CGS कैलकुलेट कर सकते हैं। ले जी, अब हम CGS कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आप चेक करें कि ये जो 1.5 है ये CGS के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इज इक्वल टू से इस साइड पर लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो चूँकि हम 1.5 को उधर लेके जा रहे हैं, यहाँ अकेला CGS रह गया। अब इसमें जो अमाउंट आपके पास है वो 144 टेट्रा ज़ीरो है, और आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1.5 के साथ।
ये हमारा अगला स्टेप हो गया। और स्टेप की कैलकुलेशन अब हम करेंगे सिंपल। वो क्या, उसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे 144 और टेट्रा ज़ीरो और डिवाइड करना है 1.5 से। यूँ आपके पास अमाउंट आ गई 9,60,000। ये हमारा आंसर। और किस चीज़ का आंसर हमने निकाला है, ये सीजीएस का अंदर आंसर है, उसको हमने बोल्ड कर दिया। ले जी, हमने पहली जो वहाँ स्टेटमेंट दी हुई थी उसको यूज़ करते करते अपनी सीजीएस कैलकुलेट कर ली है। अब इस जगह पर आके आप अपनी सेल्स भी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सामने पढ़ें ज़रा, ये आपके पास क्या रिक्वायर्ड था, ये सेल्स दी हुई थी 2400 मल्टीप्लाई बाई 600, वो सेल्स की प्राइस थी। इस तरह से आपके पास सेल्स भी आ गई और सीजीएस भी आ गई। ये वाला जो फार्मूला है ये मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। आपके पास जो जीपी है वो कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स में से सीजीएस को लेस कर दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। यहाँ आप गौर करें कि ये जो अमाउंट आपके पास थी ये एक्चुअली सेल की प्राइस थी, और वो कैसे निकली, जब आपने 2400 पर यूनिट और से मल्टीप्लाई किया 600 तो आपके पास सेल प्राइस आई। वो कैसे आया, वो हमने यहाँ से देखा था कि 2400 यूनिट सेल हो रहे हैं और उनकी प्राइस जो है वो 600 पर यूनिट है। ये एक स्टेटमेंट दी हुई थी, 2400 मल्टीप्लाई बाई 600 करके आपने सेल प्राइस निकाल ली हुई थी। अब सेल प्राइस भी आपको पता है और कॉस्ट भी आपको पता है, तो फिर जीपी निकालना आसान होगा। जीपी इज़ इक्वल टू सेल प्राइस कितनी 144 और टेट्रा ज़ीरो, इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है। यहाँ आप चेक करें, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास थी 9,60,000, 9,60,000 आपकी कॉस्ट थी, 9,60,000। ओके, अब फाइनली आप इसका जीपी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर पर आप क्या लिखेंगे, 144 टेट्रा ज़ीरो माइनस 9,60,000। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, 4,80,000 आपका आया। और क्या चीज़ हमने कैलकुलेट की है, वो जीपी है। मैं दोनों चीज़ों को बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। लेकिन ये आपने यहाँ पर सीजीएस कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर आपने उसका जीपी कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेट क्यों किया है, एक्चुअली ये हमने एक वे बनाया जिसमें वो कह रहा है कि मुझे सेम जीपी चाहिए। तो सेम जीपी हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि सेम जीपी कितना। तो 4,80,000 वो जीपी है। अब चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या प्राइस डिक्रीज़ हो, वो कह रहा है कि मुझे सेम जीपी चाहिए। जीपी हमने यहाँ पे बहरहाल कैलकुलेट कर लिया। अब उसकी स्टेटमेंट्स हम आगे पढ़ते हैं कि चेंज क्या किया उसने नेक्स्ट। यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड कंप्राइज ऑफ 60% ऑफ मटेरियल लेबर एफ, जो हमारे पास पहली कॉस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि हमने टोटल कॉस्ट निकाली हुई है इस जगह के ऊपर, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी साथ में निकालनी है। और आप बिलीव करेंगे वही फार्मूला जो मैं ऊपर यूज़ कर रहा हूँ वही फार्मूला मैं नीचे यूज़ करूँगा। जीपी इक्वल है सेल्स के, उसमें से सीजीएस लेस कर दें तो आपके पास जीपी आ जाता है। अब यहाँ पर जो सेल प्राइस है वो कितनी है, वो आपको ऊपर मेंशन हुई है 600 पर यूनिट है। तो आप यहाँ पर जीपी इज़ इक्वल टू सेल प्राइस आपके पास 600 है, और इसमें से आपने लेस क्या करना है, सीजीएस को। ओके, देखिए जैसे आपने ये वाला प्रोसीजर किया ना टोटल के लिए, इसी तरह से आपने पर यूनिट के लिए करना है। और जीपी के लिए यहाँ शर्त क्या है कि जीपी है 50% ऑफ सीजीएस, वो भी हमने यहाँ स्टेटमेंट से लिया हुआ है। जो आपका जीपी है वो 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। लाइन से इधर लिखा हुआ है अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहाँ लाइन शुरू हो रही है अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट, और अगली लाइन में लिखा हुआ है इक्वल टू 50% ऑफ सीजीएस। वही स्टेटमेंट जो हमने पहले पढ़ी थी, ये मैंने जहाँ पे ब्लू हाईलाइट किया हुआ वहाँ लिखा 0.5 सीजीएस। तो जीपी की जगह पर आप वही लिख सकते हैं 0.5, आगे लिख दें सीजीएस,
और वो इक्वल किसके करेगा 600, ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैं दोबारा लिख रहा हूँ, उसमें से माइनस करें CGS को। ओके जी, फॉलो कर रहे हैं आप। सबसे पहले GP किसके बराबर है, सेल में से CGS लेस करें, और सेल कितनी है 600 बुक में दिया, माइनस CGS कर दिया। GP लिखा हुआ है पीछे 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपने 0.5 50% का मतलब 50/100 करके 0.5 CGS, और इज इक्वल टू 600 ऊपर से उतारा, CGS ऊपर से उतारा। अब आप गौर करें कि ये जो CGS यहाँ पर लिखी हुई है ये वाली, ये यहाँ पर क्या हो रही है माइनस, और मैं इसको इज इक्वल टू से इस तरफ लेकर आऊँगा तो प्लस हो जाएगी। उधर पहले ही लिखा हुआ है 0.5 CGS, और वो माइनस होगी तो इधर आके प्लस हो जाएगी अकेली CGS, और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा सिर्फ 600। बिल्कुल ऊपर की तरह हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इस CGS के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 फार्मूले का लगा दें, और सिर्फ समझने के लिए। उससे नेक्स्ट आपका 0.5 CGS है, और प्लस करना उसमें 1 CGS, तो 0.5 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा, आगे CGS है, फिर उससे आगे इज इक्वल टू है, और राइट साइड पे आपके 600 है। ओके, अब फाइनली आपके साथ ये जो 1.5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला CGS आ जाएगा, और उससे आगे 600 लिखा हुआ है, और 1.5 चूँकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, और वो कैसे, आपने 600 को डिवाइड करना है 1.5 से, तो आपके पास जो 400 आया ये क्या चीज़ थी, कैलकुलेशंस में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ हो कि हमने निकाला क्या। तो CGS आपके पास 400 है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन करें कि यहाँ पर भी CGS निकाली है। देखें बोल्ड कौन सी दो चीज़ें हैं, CGS 9,60,000, यहाँ क्या CGS 400। तो ये जब ऊपर निकाल ली थी तो फिर ये क्यों निकाली, आपने याद रखना है ये टोटल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये पर यूनिट CGS है। अब पर यूनिट CGS हमने क्यों निकाला है, उसकी रीज़न हम आगे चल के, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट, तो उस वजह से हमने CGS पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लिया। वापस क्वेश्चन में आए, यहाँ पर आप चेक करें कि कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड, चूँकि इधर बात किसकी हो रही है, पर यूनिट की, हर यूनिट की, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि हमने एक यूनिट की, ये जो हमने क्या निकाला, एक यूनिट की जो CGS है वो भी हमने साथ में कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि उसने हमारे से जो डिस्कशन की है वो भी यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड। अब उसमें नेक्स्ट वो डिस्कशन कर रहा है कि मटेरियल, लेबर और FH और उसकी परसेंटेज है। यहाँ पर आप दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि उसने बात की है मटेरियल की, लेबर की और FH की, तो आपने उसी वे के अंदर यहाँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो कॉस्ट है इस टाइम, वो ये जो 400 हमने कैलकुलेट की हुई है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि कॉस्ट इज़ 400। अब इस कॉस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक इसमें मटेरियल है, और मटेरियल की परसेंटेज उसने दी हुई है यहाँ पर, मटेरियल आपके पास है 20%, तो यहाँ निशानी के तौर पर आप लिख दें कि 20% है। और उसके बाद नेक्स्ट लेबर है, और लेबर की जो परसेंटेज है वो भी उधर मेंशन है। यहाँ से आप पढ़ें, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड कंप्राइज ऑफ 60%, कौन सा, मटेरियल का, तो आपने मटेरियल के आगे परसेंटेज लिख दी 60% है मटेरियल, मैंने 20 लिखा था, पढ़ने में शायद कुछ मिसप्लेसमेंट हो गई। ओके, चूँकि हमने ये लाइन पहले नहीं देखी थी, तो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड 60% ऑफ व्हाट, मटेरियल, तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 60% है। आगे आप पढ़ें, लेबर की जो कॉस्ट है वो 20% है।
तो आप लेबर के साथ मेंशन कर दें कि 20% है। ओके, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देर लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ कूल एंड काम होके इस क्वेश्चन को समझना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपके पास एफ ओ एच है, और एफ ओ एच की भी परसेंटेज उसने मेंशन की हुई है। जैसे आपको ये उसने कहा कि 20% लेबर है, तो आगे लिख रहा है 20% एफ ओ एच है। तो एफ ओ एच की कॉस्ट भी 20% है, साथ में आप मेंशन कर दें 20%, और यूँ हमारी परसेंटेजेस कंप्लीट हुई। अब आप क्वेश्चन पूछें कि ये हमने परसेंटेज क्यों लिखी हुई हैं। यहाँ हम दो चीज़ों को देख रहे हैं। एक टोटल कॉस्ट है 400, इसके अंदर मटेरियल इतना, लेबर इतनी और एफ ओ एच की इतनी परसेंटेज है। अब हम वो निकालेंगे, और इसको निकालने की रीज़न है वो डिस्कस करते हैं अभी हम। हाँ, ओके, सबसे पहले तो मटेरियल इस पूरी कॉस्ट का 60% है। कॉस्ट कितनी है? 400 है, वो सामने लिखी हुई है। टोटल कॉस्ट 400 और उसके अंदर 60%, उसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.6, वो लिख दें। तो यहाँ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, कुछ साइन गलत लिखा गया, ये ब्रैकेट नहीं डालनी। 240, और उसी तरह से आपने लेबर निकालनी है। टोटल कॉस्ट है 400 और मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाय 100 यानी 0.2। तो आपने लेबर निकाल ली। अब साथ में आप एफ ओ एच भी निकालें, वो 20% है, और टोटल कॉस्ट 400 मल्टीप्लाई बाय 20% यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2, ये भी निकाल लिया। ओके, अब इसको टोटल जो है हमारे पास 400 आना चाहिए। पहले आप चेक कर लें, इसमें क्या किया, 240 उसमें प्लस करते हैं 80, उसमें प्लस करते हैं 80, तो आपके पास वापस 400 आ गया। बहरहाल इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ, सिर्फ चेक करना था कि वो इक्वल है या नहीं। ये अभी तक हमने ओल्ड कॉस्ट निकाली है, साथ में मैं मेंशन कर देता हूँ कि इट इज़ ओल्ड कॉस्ट। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन शुरू हुआ तो मैंने आपसे कहा पहले सेल प्राइस थी 12, अब भी सेल प्राइस 12 है, लेकिन पहले कॉस्ट थी 10, अब कॉस्ट हो गई 11, यानी कॉस्ट बढ़ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको मैंने शो करवाया कि पुरानी कॉस्ट जो थी वो 400 है, तो ये इंक्रीज़ कैसे होगी वो आपको, यानी पहले कॉस्ट थी 10 अब 11 हो गई। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें कि अगले साल क्या हुआ है, फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल कंपनी एस्टिमेट दैट द मटीरियल लेबर एफ ओ एच विल इंक्रीज, मटीरियल लेबर एफ ओ एच कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 30, 20 और 15, यानी अब तीनों की कॉस्ट जो है, मटीरियल भी महंगा हो गया है, लेबर भी महंगी हो गई है, और एफ ओ एच भी महंगा हो गया और इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। मटीरियल बहरहाल 30% वो अप चला गया। आप यहाँ आएँ, पहले आप ये हेडिंग समझ लें कि ये ओल्ड कॉस्ट थी। ओल्ड कॉस्ट के अंदर कुछ इंक्रीज़ हो गया, और वो इंक्रीज़ भी हम हेडिंग बना देते हैं। कितने कितने इंक्रीज़ हुआ वो आप समझें कि मटेरियल में अलग इंक्रीमेंट हुआ, और वो कितने हैं बुक में आप चेक कर लें। यहाँ पर मटेरियल लेबर एफ ओ एच की बात हो रही है और पहली परसेंटेज मटेरियल की है, वो कहता है 30%, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें 30%। और लेबर भी इंक्रीज़ हुई, लेबर को चेक करते हैं कि वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई। यहाँ पर आगे चूँकि मटेरियल लेबर और एफ एच की बात हो रही है, उसने लिखा 20% इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ आए और साथ में आप मेंशन कर दें 20% इंक्रीज़ इन लेबर। फिर एफ ओ एच में भी इंक्रीज़ हुआ, उसकी परसेंटेज चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिस परसेंटेज की बात की थी वो मटेरियल था, फिर उसके बाद लेबर है, और ये आपके पास एफ ओ एच है यानी 15%। यहाँ आप मेंशन कर दें कि एफ ओ एच 15% इंक्रीज़ हुआ है। ये आपने स्टेटमेंटल वाइज इसको यहाँ पर लिख दिया। अब आपने ये देखना है, ध्यान से सोचना है, ये आपकी पुरानी कॉस्ट थी, उसमें ये इसके इनपुट्स थे। अब अगले साल 30, 20 और 15% इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर हमारे पास न्यू कॉस्ट आ जाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया कि पहले कॉस्ट थी 10, अब कॉस्ट हो गई 11। तो पहले कॉस्ट थी 400, अब इंक्रीज़ होने के बाद देखते हैं उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। पहले हम जज करते हैं मटेरियल में कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 30%। मटेरियल की प्राइस थी 240
और इसका जो 30% है, 30 का मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 100, 30 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.3, तो आपने यहाँ 0.3 लगाया, ये इसका इंक्रीज़ हो गया। यानी पहले प्राइस थी यहाँ पर 240, अब इंक्रीज़ कितना हुआ 72, और इंक्रीज़ होने के बाद की प्राइस हम देखेंगे बाद में। लेबर में क्या इंक्रीज़ हुआ, लेबर की प्राइस पहले थी 80 और इंक्रीज़ हुआ 20%, जो लेफ़्ट साइड पे हमने सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए लिखा हुआ है। 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.2, तो आपने लेबर की परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई। अब एफ की परसेंटेज कितनी, एफ एक्चुअली था 80 रुपीज़ का और उसमें 15%, ये जो ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए हमने पहले लिख लिया हुआ है मेमोराइज़ करने के लिए 15%, तो इसका 15% आप इंक्रीज़ कर दें। अब आपके पास क्या सोच रहे हैं आप, ये 400 ओल्ड कॉस्ट थी, इसके इनपुट्स थे मटीरियल लेबर एफ एच 240 80, इन तीनों में इंक्रीज़ हुआ 30%, 20% और 15%, यानी 72, 16 और 12। अब आपने ये देखना है कि इस इंक्रीज़ के बाद प्राइस टोटल कितनी हो गई। ये जो इंक्रीज़ हुए इसको हम यहाँ पर प्लस करके लिख लेते हैं, यानी कि मटेरियल 72 इंक्रीज़ हुआ और लेबर 16 इंक्रीज़ हुई और एफ हमारे पास 12 इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल इंक्रीमेंट क्या हुआ यहाँ पर हमने करना है। वहाँ ब्रैकेट लग गई थी, तो अब मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, यानी कि मटेरियल 72 है, 16 लेबर इंक्रीज़ हुई और एफ 12 इंक्रीज़ हुआ, ये टोटल इंक्रीमेंट आपके पास आ गया। इसको गौर से समझें, 400 ओल्ड प्राइस थी, उसमें मटेरियल लेबर एफ थे, मटेरियल लेबर एफ अब महंगे हो गए हैं, मटेरियल 72, 16 लेबर और 12 एफ ये महंगा हो गया। कितना टोटल महंगा हो गया, 100। अब आप मुझे ये समझाएं कि जो अब न्यू प्राइस है, न्यू कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी। पुरानी थी आपके पास 400 और पुरानी आपके पास थी यहाँ ये 400 और 100 उसमें इंक्रीज़ हो गया, तो अब प्राइस हो गई है 500। ये आपके पास आ गई है न्यू कॉस्ट प्राइस। इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये प्राइस आपने कैलकुलेट की। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन के अंदर आपको थीम के साथ चलेंगे तो बात समझ में आनी शुरू होगी। ये सारी जो कैलकुलेशन 400 से हमने की, जो ऊपर की कैलकुलेशंस है वो की इसलिए थी कि आपको 400 मिल जाए, और ये वाली कैलकुलेशन जो आपने यहाँ से यहाँ तक की, इसका थीम ये था कि आपको जीपी मिल जाए, और आपने जीपी भी कैलकुलेट किया हुआ है। आगे चल के आपको पता चलेगा ये जीपी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट कैलकुलेशंस। इसका तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशंस हमने की 400, उसका पर्पस था हमारे पास ओल्ड सीजीएस आ जाए, और फिर हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये इंक्रीमेंट्स हैं, ये इसके पुराने इनपुट्स हैं, इंक्रीमेंट 100 हुआ और टोटल जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो 500 है। दोबारा सबसे पहले जो हमने समझा था कॉस्ट 10 के बाद 11 हो जाए, अब देखिए कॉस्ट 400 के बाद 500 होगी, यानी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। लेकिन वो कह रहा है कि इस कॉस्ट के इंक्रीज़ होने के बावजूद भी आपको जीपी सेम चाहिए। ये पुरानी कॉस्ट के हिसाब से हमने निकाला हुआ है। आपको पता है यहाँ पर जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है वो पुराने यूनिट्स के हिसाब से की है, जिसमें पुराना 2400 और 600 था, जीपी निकला हुआ है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि चाहे 400 से कॉस्ट 500 पहुँच गई है, बट ही वॉन्ट्स टू हैव सेम ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, अब इस जगह पर रुक कर आपको क्वेश्चन में आगे और प्रोसीड करना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आगे पढ़ते हैं, क्या बात कर रहा है वो। देखिए, हमने यहाँ तक इसकी क्वेश्चन की सारी रीडिंग कर ली हुई है। अब आपने जो नीचे वाला हिस्सा है उसको देखना क्या है। एस्टीमेट नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जबकि वो कह रहा है कि सेल प्राइस भी मैंने साथ में चेंज कर दी है। सेल प्राइस जो है वो अब 650 है, पिछली सेल प्राइस थी वो 600 है, अब की जो सेल प्राइस है वो 650 है। देखें, अब वो क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्ट से क्रिएशन आगे चल रही है कि आपकी यहाँ हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी, एग्ज़ाम्पल के अंदर आपकी सेल प्राइस 12 थी और बाद में भी सेल प्राइस 12 थी। अब वो कह रहा है सेल प्राइस भी मैंने चेंज करनी है, मैंने कॉस्ट प्राइस भी चेंज करनी है, मगर मुझे प्रॉफिट वहीं का वहीं चाहिए, और वो प्रॉफिट आपका 4,80,000 है। ऑलराइट, ओके। अब मैं आपको जीपी का फार्मूला दोबारा पूछूंगा कि जीपी कैसे निकालते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सेल्स में से
अगर आप CGS निकाल दें तो GP निकल आता है। अब इन सब के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, GP पर यूनिट कैसे निकलता है, जब आप सेल्स पर यूनिट लें और उसमें से CGS पर यूनिट को आप लेस कर दें। सिर्फ फ़र्क यही पड़ा, वही पुराना फार्मूला मैं लिख रहा हूँ और लिखा क्या है मैंने, जो पिछला फार्मूला था उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये था GP इज इक्वल टू सेल माइनस CGS, वही फार्मूला मैंने यहाँ लिखा GP इज इक्वल टू सेल माइनस CGS। बस ये फ़र्क डाला कि हर एक के साथ मैंने पर यूनिट लगा दिया। जैसे GP पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस CGS पर यूनिट, फार्मूला सारा वही है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जो नेक्स्ट आपके पास सेल प्राइस है वो उसने दी हुई है सबसे नीचे, सेल प्राइस इज़ फिक्स्ड एट 650। ये 650 आपको नज़र आ रहा होगा, ये पर यूनिट न्यू सेल प्राइस है। तो ये पर यूनिट है, एक यूनिट की प्राइस है, आप उसको यहाँ पुट कर दें कि GP पर यूनिट जो है वो इक्वल कर रहा है सेल्स पर यूनिट जो कि 650 क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और जो न्यू CGS है वो आपने अभी कैलकुलेट की है, जो CGS पर यूनिट है वो अभी आपने कैलकुलेट की एंड दैट इज़ 500। वही आप यहाँ पुट करें कि आपके पास सेल्स पर यूनिट है 650, इसमें से माइनस करें 500 जो न्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई हुई है 500, तो आपके पास GP पर यूनिट आ जाएगा। तो GP पर यूनिट निकालने के लिए आपने सिर्फ डिवाइड करना है 650 को, 650 में से माइनस करना है 500 को, तो आपके पास जो अमाउंट आ गई वो 150 है। इसको आप लेफ़्ट साइड पे लिख के बोल्ड कर दें। ये निकाला क्या हमने GP पर यूनिट, उसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए दोबारा से, GP क्या किसके बराबर होता है, सेल में से CGS लेस करनी है। तो यहाँ पर सेल प्राइस 650 आपको बुक में दी हुई थी और 500 CGS आपने यहाँ कैलकुलेट किया जो न्यू था। ये सब चीज़ें न्यू हैं, तो आपके पास GP पर यूनिट आ गया 150। इसके बाद आपने एक और स्टेप लेना है, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और इसको अंडरस्टैंड करना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पर यूनिट GP जो है या GP पर यूनिट, इसको निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, ये इक्वलाइज करते हैं आप। किसी का भी पर यूनिट निकालना हो तो आपने उसकी अमाउंट को पर यूनिट पे डिवाइड करना होता है। अब चूँकि GP का पर यूनिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऊपर रखें और नीचे यूनिट सोल्ड पर डिवाइड कर दें तो GP पर यूनिट आ जाएगा। आपने याद रखना है किसी का भी पर यूनिट निकालना हो तो आपने उसकी अमाउंट को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करना है। अब GP पर यूनिट निकालने के लिए आपने GP की अमाउंट को उसके यूनिट पर डिवाइड कर दिया। यहाँ गौर करें, ये हमने क्या निकाला, ये GP पर यूनिट 150 निकला हुआ है, उसकी जगह पर मैं अमाउंट पोस्ट कर देता हूँ 150 और उससे आगे जो GP है हमने निकाला हुआ है पुराना, और वो आप यहाँ देखें, ये GP आप कैलकुलेट करके आ गए में 4,80,000। तो आप यहाँ पर 4,80,000 यहाँ पोस्ट कर दें, 4,80,000। और फिर हमने क्वेश्चन में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 4,80,000 को डिवाइड करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड, और वो हमें यूनिट सोल्ड पता नहीं है, तो आपने वही यूनिट सोल्ड यहाँ पर लिख देना है, डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। थोड़ी देर के लिए रुक के इसको दोबारा चेक करें। GP पर यूनिट किसके बराबर होता है, GP को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करना है, और GP पर यूनिट जो है वो आपके पास 150 है और GP है 4,80,000। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये हमने क्यों फार्मूला लिखा है। दोबारा क्वेश्चन में वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने मांगा क्या था, एस्टीमेट नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी सोल्ड। जो आपको हम इतनी ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका पर्पस क्या था कि आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड इसको पता करना था, और वही आपके पास यहाँ है
जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है यूनिट सोल्ड, ये नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हैं, यही आपको कैलकुलेट करने थे। अब ज़रा आप छोटे बच्चे बन जाएं, 4th-5th क्लास का बच्चा हो, उससे ये कहा जाए कि इसके सामने लिखा 150 इज इक्वल टू 480,000 डिवाइडेड बाई यूनिट्स। आगे क्या स्टेप टेक ओवर करेंगे, गौर से देखना है आपने। यहाँ पर जो यूनिट सोल्ड है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आपको इज इक्वल टू से इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मैं वो लिखने लगा हूँ यहाँ पर 150 और इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स सोल्ड, और फिर उस तरफ क्या बचा, वहाँ 4,80,000 लिखा हुआ है, वो 480,000 आप यहाँ लिख दें। और राइट, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई। यहाँ पर यूनिट सोल्ड डिवाइड हो रहे थे, आप इज इक्वल टू से उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब गौर करें आपके ये जो 150 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और अब मैं इज इक्वल टू से इस तरफ लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचा, यहाँ यूनिट सोल्ड बचे, और इज इक्वल टू क्या, इधर 4,80,000 था उसको आप लिखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जो 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये अगली स्टेटमेंट हमारी बन रही है। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर लें। क्या कैलकुलेट करना है, 4,80,000 को आपने डिवाइड करना है 150 पे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड ये लिखा हुआ है, यूनिट सोल्ड ये भी हमारे पास आ गए, ये 3200 यूनिट सोल्ड है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और हमने ये कैलकुलेट क्या किया है, यूनिट सोल्ड। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल किए जाएं जिससे सेम जीपी आपको मिले। तो ये ए पॉइंट हमने 650 के हिसाब से निकाल दिया है। चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ हमने ए पॉइंट निकाला है, तो आपको ए पॉइंट का आंसर नज़र आ रहा होगा, 3200 यूनिट्स हैं, 3200 यूनिट्स हैं, और हमारा आंसर भी 3200 यूनिट है। ये ए पार्ट आपने सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन आपने कहाँ से शुरू किया था, स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आते जा रहे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आए तो आपका पहला आंसर यहाँ पर निकला है। अब इसका हम बी पार्ट भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये ए पार्ट सॉल्व किया है, तो इस पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा ए पार्ट है। और अब हम सॉल्व करेंगे हमारा बी पार्ट। बी पार्ट क्यों डिफरेंट है, यहाँ पर उसने सेल प्राइस आपको अलग दी हुई है, और जैसे आपने ये कहा, ये आपने ए पार्ट के लिए जीपी पर यूनिट निकाला, अब बी पार्ट के लिए दोबारा आप पर यूनिट निकालेंगे। तो ज़्यादा बेटर यही है कि हम पहले पर यूनिट, ये जो ऊपर हमने सॉल्व किया ना जीपी पर यूनिट, ये मैं दोबारा निकालने लगा। जीपी पर यूनिट कैसे निकलता है, जब आप जीपी को डिवाइड करते हैं यूनिट सोल्ड पर। एक तो ये फार्मूला आपने देखा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक ये फार्मूला आपने देखा कि जीपी पर यूनिट कैसे निकलता है सेल में से सीजीएस लेस करने के लिए। देखिए मैं वही फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ कि जीपी कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स में से माइनस कर दें सीजीएस को तो जीपी निकल आता है। इसके साथ हमने क्या किया था, सिर्फ हमने ये मेंशन कर दिया कि अगर जीपी पर यूनिट आपने निकालना है तो सेल्स पर यूनिट में से सीजीएस पर यूनिट को माइनस कर दें, सिर्फ हमने मेंशन कर दिया पर यूनिट। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर सेल्स पर यूनिट क्या है बी पार्ट की वो चेक करें। ए पार्ट में जैसे आपने 650 मेंशन किया था, तो बी पार्ट में यहाँ पर 700 मेंशन है, तो 700 आपकी सेल प्राइस है, तो जीपी पर यूनिट किसको इक्वलाइज करेगा, सेल पर यूनिट 700 है, और इसमें से आपने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ आपने पहले ही निकाल ली हुई है, यहाँ से आप जज करें। ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, न्यू सीजीएस है 500, वही 500 न्यू वाली आप यहाँ पोस्ट करेंगे। अब इसका जीपी पर यूनिट निकालना आपके लिए आसान है, आपने सिंपल क्या करना है, 700 में से 500 आप लेस कर दें, तो ये आपके पास न्यू जीपी पर यूनिट आ जाएगा। इसको आप
लेफ़्ट साइड पे लाके बोल्ड कर दें। क्या निकाला है हमने, जीपी पर यूनिट, उसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमने बी पार्ट के लिए सॉल्व किया है, ए पार्ट के लिए अलहदा सॉल्व करना है। ये हमने ए पार्ट के लिए सॉल्व किया था पर यूनिट पहले निकाल कर, और फिर हमने ये बी पार्ट के लिए अलहदा सॉल्व किया है। यहाँ से ए पार्ट शुरू करने के बजाय उसको हम ए पार्ट समझ लेते हैं। देखिए ए पार्ट निकालना था तो आपको ये दो हिस्से सॉल्व करने पड़े। अब इसी तरह से बी निकालना है तो एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं, और उसमें हमने क्या किया था, ए में पहले जीपी पर यूनिट निकाल लिया था और फिर हमने यूनिट सोल्ड निकाले। अभी भी हमने वही काम दोबारा यहाँ पर रिपीट करना है, और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये है, मैंने दोनों जगह इकट्ठा लिख दिया है। तो आप यहाँ से इसको नीचे भी ला सकते हैं, मैं उस जगह पर लिखने के बजाय इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो फार्मूला क्या है, आपको जीपी पर यूनिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करना है। जीपी निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे आपने डिवाइड करना है। जीपी पर यूनिट, ये देखें यहाँ पर आपने जीपी पर यूनिट बी पार्ट के लिए निकाला जो 200 था, तो आप यहाँ पर लिख दें 200, और वो इक्वल करेगा किसके, जीपी के। और जीपी आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया हुआ है क्वेश्चन में स्टार्ट से। ये लोग यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, जीपी हाईलाइटेड है और 4,80,000 है, तो वही 4,80,000 आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब आपने बी पार्ट के लिए जो पर यूनिट, जो यूनिट सोल्ड निकालने हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है। वही क्वेश्चन में आपने जो रिक्वायरमेंट है वो गिवन नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो है, तो आप इसके आगे यहाँ पर लिख दें यूनिट सोल्ड। ओके जी, अब आपने सिंपल जो 6-7 क्लास ग्रेड का काम है वो करना है। ध्यान से आप देखें, ये जो यूनिट सोल्ड हैं ये इस तरफ क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब आप इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है 200, और इस मल्टीप्लाई होगा, जो उधर से यूनिट सोल्ड हैं वो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑलराइट, और फिर उस तरफ जो इज इक्वल टू से उस तरफ क्या बचा हुआ है वो आप मेंशन कर दें 4,80,000, वैसे का वैसे वहीं पर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो आपका 200 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, यूनिट सोल्ड अकेला बचा इधर, और उससे आगे 4,80,000, और उसको डिवाइड, जो इधर आपके पास 200 था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा 200। ले जी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करनी है, और वो क्या है, 4,80,000 को डिवाइड करना है 200 पे। तो यूँ आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है उसका भी आंसर आ गया। उसका आंसर अभी हम चेक करते हैं क्या आंसर है। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यूनिट सोल्ड। पहले हम इसको बोल्ड कर दें ताकि आपको समझ में आए कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो यूनिट सोल्ड हमारे पास 24 हैं बी पार्ट के। क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारे पास, तो अब ये बी पार्ट का आंसर भी आपके पास है 2400 आपने निकाल लिया है यहाँ पर बी पार्ट का, और हमारा आंसर भी 2400 है। अच्छा, लास्ट में ये जो ए और बी पार्ट सॉल्व किया ना, इसको सिर्फ आप मेमोराइज़ करें अच्छे तरीके से। ए सॉल्व करने के पहले आपने पहला पार्ट किया, इसमें पर यूनिट जीपी निकाल लिया, और दूसरे पार्ट में आपने यूनिट सोल्ड निकाले। बिल्कुल इसी तरह से बी पार्ट के लिए पर यूनिट जीपी पहले निकाला, और यूनिट सोल्ड आपने यहाँ नीचे निकाल लिए। अच्छा जी, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दो फार्मूलाज आपने ज़रूर याद करने हैं। जो जीपी पर यूनिट कैसे निकलता है, आप सेल पर यूनिट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट माइनस कर दें तो जीपी पर यूनिट निकल आता है। और इसी जीपी पर यूनिट का एक और भी फार्मूला है, अगर आप टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दें तो भी जीपी पर यूनिट निकल आता है। गौर से देखने की क्या बात हुई, यहाँ पर भी जीपी पर यूनिट और यहाँ पर भी जीपी पर यूनिट। जीपी पर यूनिट का एक फार्मूला क्या है, सेल्स पर यूनिट में से अगर कॉस्ट पर यूनिट आप माइनस कर दें तो जीपी पर यूनिट आ जाता है। और दूसरा फार्मूला है जीपी पर यूनिट का, अगर आप जीपी को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये दो फार्मूलाज आप ज़रूर याद करें। यही इसकी बैकबोन थी क्वेश्चन की, ए पार्ट सॉल्व करने के लिए और बी पार्ट सॉल्व करने के लिए। दोनों के आंसर भी हमने चेक कर लिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हमने इस क्वेश्चन में एक अच्छा टाइम गुजारा और इसमें आप ये चेक करें कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए और चलते चलते हम अपने आंसर्स तक पहुँचे। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको एक नज़र देख के थोड़ा सा गैप लेकर दोबारा पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन के सलूशन के लिए दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।